आरटीआई। अब कंज्यूमर होते हैं उपभोक्ता, जो सर्विस और प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। लीगल अवेयरनेस मतलब लीगल नॉलेज होनी चाहिए, लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपको कोई ठग ले तो आप किसके पास जाएंगे, कैसे अपील करेंगे, कहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, और राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, कब आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुक खोल लो या तो इसमें से देख लो, दोनों ही बातें हैं। आई थिंक दिख रहा होगा आपको बुक। सो अलॉन्ग विद ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन नीड्स भी बढ़ने लगी। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, जैसे आप पहले बैलगाड़ी या पहले उससे पहले पैदल चलते थे लोग, शिकार विकार करते थे, खेती वगैरह थी नहीं, तो ज़्यादा उनको टूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, पत्ते वत्ते पहन लेते थे कपड़ों में और पत्थरों से अपने हथियार बना के रखते थे। तो उस ज़माने में लोगों की सिर्फ एक ही चिंता थी कि भाई हम फूड को कैसे करें, फूड कैसे खाएं, ये समस्या थी। तो सब्सिस्टेंस वाज द मेन थिंग। उसके बाद धीरे धीरे समाज बढ़ा आगे, आयरन का आविष्कार हुआ, तो जो सेटल्ड खेती है वो बहुत बड़े पैमाने पे होने लगी। खेती पहले आ गई थी, लेकिन आयरन के आविष्कार के बाद, आयरन का जब हमने इन्वेंशन कर दिया या आयरन को जब हमने डिस्कवर करा, तो उसके बाद जब पेड़ काटना बहुत आसान हो गए, मतलब लैंड क्लियर करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, आज तो और भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो गंगा वाला बेल्ट था, यहाँ पे बहुत घने जंगल थे, और इसीलिए आप देखोगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वाटर भी अवेलेबल है, आयरन के जो माइंस हैं वो भी अवेलेबल है। इसीलिए आप देखो बिहार यूपी वाला जो एरिया है, ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, वहाँ पे बड़े बड़े किंगडम्स में डेवलपमेंट हुई। जैसे मौर्य एम्पायर, धनानंद का जो एम्पायर था, वेरी स्ट्रॉन्ग। अलेक्जेंडर की जो फोर्सेस थी वो उनके संख्या देख के घबरा गई थी। तो जैसे जैसे हम सोसाइटी या समाज में या दुनिया में आगे बढ़े टाइम के अंदर, तो हमारी नीड्स बढ़ती जा रही है। पहले प्रिमिटिव नीड्स थी, उसके बाद लोगों ने कहा महल होना चाहिए, घर होना चाहिए, खेत होना चाहिए, और अब हमको कोई पूछता है आज की डेट में, सब फ़ोन होना चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए, घर होना चाहिए, मोबाइल, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब होना चाहिए। तो आज से 20 साल बाद हो सकता है और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाएँ कि बेसिक चीज़ें क्या क्या हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन नीड्स हमेशा ग्रो करती रहेगी, कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो ग्रीड है, एक तरह से नीड्स नहीं ग्रीड हो गई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, महात्मा गांधी जी ने बोला हुआ है कि हम अपने ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, नीड को कर सकते हैं, इतना तो है इस अर्थ के पास। तो ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। तो पहले क्या होता था, सब लोग खाने का ही अपना जुगाड़ कर रहे हैं, बस खेती कर रहे हैं, या उससे पहले देखा जाए तो सिर्फ हंटिंग कर रहे हैं। बाद में लोग खेती करने लग गए, तो खेती करने लगे और आयरन का जब आविष्कार हो गया तो सरप्लस प्रोडक्शन होने लग गया। पहले अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, बेचने वाला सिस्टम जनरली था नहीं, बहुत कम लेवल पे था। टैक्स वगैरह जरूर होते थे, राजा वगैरह जो उनसे कलेक्ट करते थे। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो बार्टर सिस्टम आया पहले। मतलब क्या हुआ कि भाई किसानों के पास खुद को जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा होने लग गया, हर किसान के पास। तो अब उसके बाद जब एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ डेवलप हो जाती है अच्छे से, सफिशिएंट प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसमें से कुछ लोग निकल के दूसरे सेक्टर्स में जाते हैं, जैसे आर्टिसन बन गए, पेंटर बन गए। तो जब खाने को नहीं होगा ना, तो पेंटिंग वेंटिंग समझ में नहीं आएगी, या जब क्रिकेट व्रिकेट खेलने का समय नहीं होगा, सिर्फ खाने का ध्यान रखना, खाने का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इस तरह से रहता है। तो अभी अभी आप देख लो, अभी भी लोग जो किसान हैं उनके बच्चे, कुछ बच्चे एग्रीकल्चर में रहते हैं, कुछ बाहर निकल के जॉब करने की ट्राई करते हैं, या जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आपकी नीड्स पूरी हो रही है और कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप कुछ मेंबर्स जो होंगे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उसी तरह से जब बार्टर सिस्टम आया, तो उसके आने के पहले कुछ लोगों ने जूते बनाना शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने कपड़े बनाना शुरू कर दिए,
और भी बहुत सारी चीज़ें बनने लगी मार्केट में। तो कुछ लोग गेहूँ दे के कपड़ा खरीद के लेके आते हैं, कुछ लोग गेहूँ दे के और कोई आइटम खरीद के लाते हैं, गाय खरीद के ला रहे हैं, कुछ दूध खरीद के ला रहे हैं। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम चला, मतलब करेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो एक हाथ दे रहे हो एक हाथ ले रहे हो। सो आफ्टर दिस और आगे हम चलते हैं टाइम पीरियड के अंदर, तो करेंसी का आविष्कार होता है, मतलब करेंसी का जो आदान प्रदान है वो शुरू हो जाता है। तो पहले गोल्ड, मेटल्स, कॉपर वगैरह ये सब यूज़ होते थे, बाद में गोल्ड यूज होने लग गया, कई जगह डायमंड यूज होता है, सिल्वर होता है। उसके बाद इन इंडियन हिस्ट्री डिस्क्रिप्शन इज गिवन दैट द काउज वर यूज्ड एज करेंसी। एक ज़माने में गायों को भी करेंसी के रूप में यूज़ करते थे। आपने देखा होगा कि महाभारत सीरियल आता है, उसमें जब पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाई थी तो 1 लाख गाय दी थी हस्तिनापुर ने, और द बिग ब्रदर ऑफ लॉर्ड कृष्णा हु वाज कॉल्ड हल्दर। तो हल्दर क्यों बोला गया उसको कि भाई जो किसान है वो इसका महत्व दिखा रहे हैं कि किसान जो सबसे शक्तिशाली है, और हल जो है ना, हल वो सबसे पावरफुल टूल है। ये उस समय की इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं कि इस समय क्या इम्पोर्टेंट है। तो काऊ को हम करेंसी के रूप में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि काऊ से इकोनॉमी चल रही है। तो उन्होंने क्या कहा था, काऊ एक सिंबल हो गया हमारा। जैसे आज हम 500 का नोट दे रहे हैं, वैसे पहले लोग 500 गाय दे देते थे। So when a person consumes and receives it by getting the value of an object or services, it means he is a consumer. तो कंज्यूमर कौन है? जब एक आदमी या एक इंसान कोई सर्विसेज या कोई गुड्स को कंज्यूम करे, जैसे आपने बिस्किट खरीद के खा ली है, या आपने बैंकिंग सर्विसेज ली या एजुकेशन सर्विसेज ले ली, by getting the value of an object, by getting the value of an object or service, जैसे आप उसके लिए कुछ पेमेंट भी कर रहे हैं, तो इफ दैट ही इज अ कंज्यूमर, सब कंज्यूमर और पर्सन रिसीव्स और कंज्यूम्स, तो वो कंज्यूमर हो सकता है, सब कंज्यूमर हो सकता है, या पर्सन जो हु रिसीव्स एंड कंज्यूम्स। अकाउंटिंग टू द कंज्यूमर एक्ट 1986, द कंज्यूमर इज अ पर्सन हु हैज मेड। तो देखो ये डेफिनेशन दी हुई है कंज्यूमर एक्ट 1986 में। कहाँ दे रखी है? कंज्यूमर एक्ट 1986 में। द कंज्यूमर इज पर्सन हु हैज मेड पेमेंट ऑफ द वैल्यू। ठीक है, तो कंज्यूमर एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कौन है? जिसने पहली बात तो पेमेंट कराओ ऑफ द वैल्यू ऑफ एनी आइटम और सर्विसेज और हैज़ प्रॉमिस टू डू। या तो आपने पेमेंट कर दिया हो, या आपने फ्यूचर में करेंगे ऐसा बोला हो, कोई चेक दे दिया हो, या फिर आपने 5 लाख का ऑर्डर दिया, आपने 2 लाख का कैश जमा करा दिया, फिर पार्शियल पेमेंट कर दिया, बोले बाकी हम डिलीवरी के बाद करेंगे। तो इस तरह की आपने बात करी, तो ये पार्शियल पेमेंट ऑफ द रिवॉर्ड एंड हैज़ कमिटेड पार्शियल पेमेंट। थर्ड वाला है पेमेंट प्रॉमिस एज पर द लेट पेमेंट मेथड। तो अब बोला भाई अभी प्रॉब्लम चल रही है, आप माल भेजो, हम आपको 1 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे। तो ये 3 कंडीशंस हैं इसके अंदर, कंज्यूमर एक्ट 1986 के अंदर, जिससे कंज्यूमर को डिफाइन किया जाता है। अब द लास्ट पर्सन हु रिसीव प्रॉफिट और कन्वीनियंस फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज इज कॉल्ड अ कंज्यूमर। तो ऑब्वियसली लास्ट पर्सन हुआ वो कंज्यूमर ऑफ गुड हो गया या कंज्यूमर ऑफ सर्विस हो गया। जैसे आपने फ़ोन लिया, अब फ़ोन पहले मैन्युफैक्चर ने बढ़ाया, फिर होलसेल वाले को दिया, फिर वहाँ से रिटेल वाले के पास आया, सेल्समैन किसने आपको बेच दिया, फाइनल कंज्यूमर आप हो गए। तो आप जो अगर वो चीज़ खरीद रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं उस चीज़ से, तो आपको कंज्यूमर बोलेंगे, है ना। ये डेफिनेशन है कंज्यूमर की। इसमें कोई डाउट है क्या? अभी तक कोई है तो बताओ। गायत्री जी क्या बोल रहे हो आप? कुछ डाउट है? आई डोंट नो कौन कौन है लाइव, बट अभी समझ में आ रहा है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस सर आ रहा है, गायत्री जी ने बोला। बाकी के लोग कहाँ हैं? सिंह रिया जी ने भी बोल दिया आ रहा है। चलिए, निर्मला जी ने भी बोल दिया आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं फिर अपन।
एक सेकंड। हाँ, चलिए शुरू करें। आ जाइए वापिस। तो पर्सन पर्सन कौन हो सकता है वो बता रहा है। पर्सन एक्ट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। पर्सन जो है कौन कौन से हैं, फॉलोइंग है जो नीचे इसमें लिखे हुए हैं वो है। देखो, पर्सन इज ए रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड फर्म। तो फर्म भी पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आ सकती है कि भाई कोई फर्म है, उसको आपने पेमेंट दिया तो वो भी कंज्यूमर हो सकती है ना, या कोई सर्विसेज खरीदी या उसने कोई सर्विसेज बेची उसको आपने। फिर जॉइंट इन द फैमिली अगर ये है तो ये भी एक कंज्यूमर है। इसकी डेफिनेशन है, कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना, आपको इसमें याद करना है या ये ध्यान रखो, ये चीज़ आती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती है वो है एनी एसोसिएशन ऑफ पीपल वेदर इट इज रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ कमिटी और नॉट। सो एनी एसोसिएशन ऑफ पीपल, जो लोगों ने ग्रुप्स बना रखे हैं, सपोज करो कि आप कहीं फ्लैट में रहते हैं और आपके फ्लैट वालों ने ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप बनाया तो उन्होंने रजिस्टर नहीं किया, कहीं रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो रजिस्टर नहीं किया तो भी ये चीज़ लागू होगी उनके अंदर। अब उन्होंने कोई सर्विस खरीदी है, प्रोडक्ट खरीदा ग्रुप यूज़ के लिए, तो ऐसा नहीं कि अगर आपने ख़राब दे दी तो वो जाके कहीं काम कंप्लेंट नहीं कर सकते, तो उसको भी हमने इस पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। ठीक है। अब रीज़न ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, रीज़न क्या है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के? देखो, व्हाट अदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे कि पर्सन की डेफिनेशन में क्या है, तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको इतना लिखना है एग्जाम में आ जाता तो। ठीक है, 4 चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे रीजंस क्या हो सकते हैं कि क्यों, कैसे कंज्यूमर को क्यों लूटते हैं, क्या कारण है कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन ए पर्सन रिसीव्स अ पे बैक और ए हायर रेट ऑफ एनी आइटम और सर्विसेज, तो भाई क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू बायर्स वैल्यू and the benefit facility is not received from the item or services, then the condition is called as exploitation। अब देखो, आपने पैसा दे दिया, लेकिन जिस तरह से बातें करी गई कि साहब फेयर एंड लवली लगाओगे और गोरे हो जाओगे, पर आप गोरे हुए नहीं, आपने 5 साल क्रीम लगाई, उल्टे और काले हो गए, तो ये आपका एक्सप्लॉइटेशन है। अब वो ऐड दिखा रहे हैं सब टीवी में फेयर एंड लवली, वो एक तरह से रेशियलिज्म फैला रहे हैं। तो अब वो उन्होंने फेयर एंड लवली का नाम बदल दिया है, शायद अब लोग वो फेयर एंड लवली लो वाली यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से ब्लैक लोगों के लिए ये गलत चीज़ है, वो आप उनको मेंटली एक्सप्लॉइट कर रहे हो एक तरह से, है ना। और जो लोग गोरा होना चाहते हैं उसको क्रीम लगा रहे हैं, उसको आप जो फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रहे हो उसको ये बता के बेच रहे हो कि साहब इससे आप गोरे जाओगे, बट हो नहीं पा रहे हो, और इससे समाज में रैशनलिज्म फैल रहा है। अब काले लोगों से, काला कलर को जनरली अपने ऊपर पसंद नहीं करता, भैया आप गोरे हो लेकिन अचानक से सब काला जाओगे तो आप बहुत टेंशन में जाओगे। तो ये कारण है कि देखो, एक कारण क्या है कि व्हेन ए पर्सन रिसीव्स अ पेबैक और अ हायर रेट ऑफ एनी आइटम और सर्विसेज अकॉर्डिंग टू बायर्स वैल्यू एंड द बेनिफिट फैसिलिटी इज नॉट। अब आपने पैसे दे दिए या ज़्यादा पैसे दे दिए, चीज़ 10 रुपये की थी आपको 20 की बेच दी, तो ये एक्सप्लॉइटेशन हो गया। या फिर आप उनको जो चीज़, जो क्वालिटी बता के बोली कि साहब यही हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो दे नहीं रहे, है ना, वैसे उसने अवेलेबल नहीं करवाई, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। सो द फॉलोइंग रीजन कॉजेज एक्सप्लॉइटेशन। तो क्या क्या रीजंस हैं एक्सप्लॉइटेशन के, इसमें लिखे हुए हैं, तो हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और समझते क्या है। परचेज विदाउट रिगार्ड टू क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ आइटम और सर्विसेज। देखो, आपका एक्सप्लॉइटेशन जब हो सकता है जब आप अनअवेयर हो, या आप में अवेयरनेस है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, कि आपको मालूम है लेकिन आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आप जा रहे हो शॉपिंग में, पैसा जो उन्होंने बोला दिया, क्वालिटी आप चेक नहीं कर रहे हो। तो 2 कारण हो सकते हैं इसके ना। अब आप गए दुकान से कोई सामान खरीद के लाए, आपने ना क्वालिटी के बाद पूछे ना क्वांटिटी देखा, उसमें क्या एक्यूरेट ISI मार्क लगाया कि नहीं लगाया। जैसे कुछ मार्क्स होते हैं ना, जैसे ISI मार्क, GI टैग, ये एक क्वालिटी का एश्योरेंस होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंस हैं, अलग अलग विभाग वाले जो हैं इसमें साइन लगाते हैं कि हाँ भाई ये एक्यूरेट चीज़ है, या ये इस पर्टिकुलर एरिया की, जैसे GI टैग देते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया की चीज़ है। तो उसके कारण क्या होता है कि यूजर्स के लिए कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई नकली माल नहीं बेच सकता। सपोज आप गए बासमती चावल लेने,
अब आपको बोल दिया साहब ये आप जो GI टैग वाला मांग रहे हो ये वही है, या ये वो वही वाला है। लेकिन जब GI टैग नहीं था तो ये एक प्रॉब्लम थी कि आपको थोड़ा पता लगेगा कौन सा कहाँ से आ रहा है। अब वो तो मिक्स कर देंगे और आपको लूट लेंगे। तो इसीलिए ना सरकार ने GI टैग लाया और पैक्ड आइटम लेके आ गए कि सब ठीक है, पैकिंग में पैक कर देंगे, उससे वैल्यू अच्छी मिल रही है, जो किसान वगैरह हैं उनको फ़ायदा हो रहा है और आपको भी फ़ायदा हो रहा है कि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आप ठग नहीं पा रहे हो। तो इस तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि GI टैग है, कौन से एरिया से है, उसको क्यों मिल रहा है, वहाँ की इसकी क्या खासियत है। ठीक है, तो ऐसे आप कभी मार्केट में सामान लेने जाओ और आपको लगे कि ये GI टैग है तो उसको आप गूगल कर लिया करो, भाई क्या है इसमें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो। इससे क्या होगा, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में तो नहीं आ रहा, लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके काम आ सकता है। सपोज करो आपको कहीं इंटरव्यू है, वहाँ पूछ लिया, अब आपने ऐसे 25 आर्टिकल पढ़ रखे हैं, एग्जामिनर से ज़्यादा आपको मालूम है या इंटरव्यू से ज़्यादा आपको मालूम है, तो अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे उनको, है ना। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सो ओके, यस, ओके फाइन। पहले का ये है ना, द सिलेक्शन ऑफ द राइट थिंग और सर्विस इज नॉट अवेलेबल व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ गुड और सर्विस आर अवेलेबल। अब आपके एरिया में एक ही दुकान है, अब आपको कोई चीज़ चाहिए, सपोज करो कुछ भी आप ले लो, बिस्किट, या आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड का बिस्किट पसंद है, लेकिन उसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं है, तो दुकानदार कह रहा है कि सर मैं ये ना ये वाला रखूँगा ही नहीं, मैं दूसरे ब्रांड के, लोकल ब्रांड के रखूँगा जो उसमें मार्जिन कम है, मार्जिन मेरे लिए ज़्यादा है और उसमें मेरे को फ़ायदा ज़्यादा है। अब वो वाली चीज़ लेके नहीं आ रहा जो आपको पर्टिकुलर चाहिए, आपने उसको कई बार बोल दिया लेकिन वो मंगा नहीं रहा है, क्योंकि वो मंगाएगा तो उसको मार्जिन कम मिलेगा और दूसरा वाला बिस्किट बिकना बंद हो जाएगा। तो आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं राइट सर्विसेज को या राइट थिंग को, बिकॉज व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल। तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है कि इसमें आप देखो अलग अलग तरह के टाइप या अलग अलग तरह के गुड्स काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं, तो दोनों केस हो सकते हैं। एक तो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है तो आपको मजबूरी में लेना पड़ रहा है, वो भी चीज़ है। और इसमें जो लिखा है, इसमें लिखा है कि जब अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है या आप सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा। अब एक्टिवा भी आ रहा है और भी स्कूटीज आ रही हैं अलग अलग, जैसे उसकी सुजुकी की आ रही है या फिर एक्सेस आ रही है या TVS की आ रही है ना, तो ये सब स्कूटी आ रही है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपके पर्टिकुलर आपके लिए जो कौन सा बेस्ट ब्रांड रहेगा, कौन सी बेस्ट स्कूटी रहेगी, क्या एवरेज है उसका, कौन सा आपको लेना चाहिए। तो अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपका एक्सप्लोइटेशन हो रहा है कि आपके लिए क्या सही चीज़ है, क्योंकि कोई भी आपको गाइड नहीं कर रहा है। सो लैक ऑफ रिटन एंड अनरीडेबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आइटम। अब सरकार कहती है कि साहब आप जो है ना प्रॉपर मेंशन करो कि इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या इसमें आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करे, बनाते टाइम क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ करा है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसमें नुकसान हो सकते हैं, कैसे यूज़ करें, प्रिकॉशंस लिखने हैं। लेकिन वहाँ पे लिख के आपको दिए ही नहीं, आपको ओपनली बेच दिया, तो आप जान ही नहीं पाएंगे इसके क्या खामियाजा है। अब देखो गुटखा आता है, तंबाकू, तो तंबाकू के 85% का एक क्लॉज आया था कि 85% एरिया इसमें वार्निंग से हम लिख के देंगे। तो ये ज़रूरी है कि रिटन और अनरीडेबल इन्फॉर्मेशन हो। सो बिलीविंग इन पिक्टोरियल, अनरीडेबल मतलब पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन होनी। जैसे तंबाकू वाले में रहता है कि यहाँ पे कैंसर हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो वो ऐसे फोटो बना के देते हैं। तो अनरीडेबल इन्फॉर्मेशन है, मतलब पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये हानिकारक चीज़ है, ये हमको नहीं खानी है। अब लंग्स वाले जो होते हैं अपने सिगरेट वगैरह, उसमें फेफड़ों की फ़ोटो आती है, फेफड़े खराब हो जाएंगे साहब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बिलीविंग इन रिटन पब्लिसिटी ऑफ द पैकिंग ऑफ आइटम। अब बेचारे यूजर्स, कंज्यूमर्स भोले वाले होते हैं, वो लिख देते हैं, वो मान लेते हैं कई चीज़ें ऐसे लिख देते हैं कि साहब ये लगाओगे आप बुरे हो जाओगे, ये ओरिजिनल घी है, ठीक है। तो ये बिलीव करना भी एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन का कारण बन सकता है। अब कंज्यूमर नॉट बीइंग एजुकेटेड, अब काफ़ी संख्या में लोग जो है अनएजुकेटेड हैं, एजुकेटेड है नहीं, और एजुकेटेड अनएजुकेटेड हैं उसको छोड़ो, आप एजुकेटेड लोग भी लुट जाते हैं, वो भी एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। क्योंकि पढ़ाई करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अवेयरनेस होना एक अलग चीज़ है। आपने पढ़ लिया लेकिन आपको अवेयरनेस नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, आप अखबार पढ़ते नहीं हैं, आपको ये सब चीज़ें नॉलेज नहीं है। अब आपको हमने पढ़ा लिखा के इस केबल बना दिया कि अब जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप खुद पढ़िए, लेकिन आपने कभी समझा नहीं, आपने सिर्फ मार्क्स के ऊपर ध्यान दिया, अपने जीवन में आसपास में क्या चल रहा है इस चीज़ में हमने ध्यान नहीं दिया।
तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत अच्छा काम पार्ट है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप करिए। जैसे आप कुछ लेने जा रहे हैं तो उसमें देखिए कंटेंट क्या क्या है, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है। कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो हमारे को लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा। चीज़ें ये चीज़ें आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी, तो आप देखते रहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, इससे आपकी नॉलेज बेस बढ़ेगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में काम आएंगे। नॉट टेकिंग परचेज रिसिप्ट ऑफ कैश विल टैक्स ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड। अब आपने कैश की रिसिप्ट वगैरह कुछ ली नहीं, आपने पेमेंट कर दी, टैक्स वगैरह आपका बचाने के चक्कर में आपने लिया नहीं। अब आप बाद में जाओगे, वो दुकानदार शायद चेंज नहीं कर रहा है तो आपको एक्सपेक्ट कर दिया, या बोले बस आपका पुख्ता सबूत नहीं है, इसकी कोई वारंटी नहीं है, तो आप ये नहीं दे रहे हो, इससे भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। अब कंज्यूमर डज नॉट कंप्लेन इन अ प्रॉपर मैनर अगेंस्ट सब स्टैंडर्ड और हार्मफुल आइटम इन प्रॉपर। अब आप देखो, आप जनरली क्या होते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एस्केपिज्म की तरफ जाया जाते हैं। मतलब क्या है एस्केपिज्म? मतलब कि बजाय उस चीज़ को रिपोर्ट करने के और उसको सही चीज़ के बारे में, मतलब गलत चीज़ के बारे में रिपोर्ट करने के लिए और उसको मजबूर करना कि सही काम करे या सही चीज़ हमको दे, आप इग्नोर कर देते हैं। आप कहते हैं कि सब दूसरा ब्रांड ले लो या ये मत लो, दूसरा चीज़ ले लो कि कौन टाइम खराब करेगा। लेकिन अगर हर कंज्यूमर इस तरह से अवेयर हो जाए और हर कंपनी के खिलाफ अगर ये केस फाइल करें या कंप्लेन करते हैं, तो जो कंपनियां हैं वो भी सही प्रोडक्ट देगी, वो भी डरेगी कि गलत चीज़ हम नहीं देंगे तो हमारे खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी और हमको पेमेंट करनी पड़ेगी। बेसिकली इकोनॉमिक लॉस भी हो जाएगा। तो इकोनॉमिक लॉस को कंपनियां बहुत जल्दी समझती है। तो इस तरह के आपको डिसीजन लेने चाहिए कि हमारे देश के भला हो। सो नो क्विक डिसीजन इज टेकन अगेंस्ट कंप्लेंट्स। तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि टाइम बहुत कंज्यूमर आता है, कोई कंप्लेंट करता भी है तो, और कोई क्विक डिसीजन है नहीं, धीरे धीरे काम करती है ब्यूरोक्रेसी और धीरे धीरे डिसीजन देती है और पैसा खाने का, इसमें करप्शन का स्कोप बहुत ज़्यादा है। सिर्फ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कंज्यूमर्स जो हैं उनके बीच में कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, कोई ऐसा गठबंधन बना हुआ नहीं कि हम किसी चीज़ का रिपोर्ट करें। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है वो काफ़ी ख़राब चीज़ बेच रहा है, हार्मफुल है, लेकिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो लेना पड़ रहा है। तो एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन टाइप का कुछ होना चाहिए। और फिर एक सीधी सी बात है साहब, जैसे अभी कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, अब देश में कुछ बिक नहीं रहा उनका सामान, तो वो सरकार को प्रेशराइज करते हैं कि आप कुछ ऐसी पॉलिसी बनाइए कि हमारा सामान बिकना चालू हो जाए या हम छा जाएँ। तो क्योंकि वो चंदा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन के टाइम पे, तो उनको हर 5 साल में पॉलिटिकल पार्टी को चंदा चाहिए होता है। तो ये कारण है कि इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट कर देते हैं वो लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, पैसे देके। तो यहाँ तक क्लियर है। गाइस क्लियर है भैया? बोल ही नहीं रहे हो यार, सुना ही नहीं आ रहा क्या? इंटरेक्टिव नहीं है सेशन, रूम पे सही रहता है, इंटरेक्शन हो जाता है, इसमें जा जाके चार्ट देखनी पड़ती है। गायत्री जी का आ गया मैसेज, यस। नितिज्ञा जी का आ गया, मतलब निर्मला जी मैसेज रिट्रैक्टेड। ओके फाइन, मतलब समझ में आ रहा है आपको? ओके चलिए आगे चलें। अब देखो टाइप्स ऑफ, ये पूरा चैप्टर ना, इसमें कुछ कटता नहीं है, कट हो तो बता देना। इसमें कुछ कट तो नहीं है ना? से यस और नो, कट है क्या? चलो मैं मान के चल रहा हूँ कोई कट नहीं है, अगर हो तो मुझे बता देना। ओके नो सर पूरा है, गायत्री जी का मैसेज आ चुका है, फाइन। नाउ टाइप्स ऑफ कंज्यूमर अब्यूज या एक्सप्लॉइटेशन। अब किस तरह की कंप्लेंट्स वगैरह आती है, कंज्यूमर अब्यूज होते हैं, एक्सप्लॉइटेशन कैसे कैसे होते हैं, ये बताएंगे इसके अंदर हमें।
तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हैज हैपेंड इन मेनी वेज। किस तरह से हो रखे हैं? स्पेशली द सिचुएशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑकर्स व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ गुड इज मेड बाय कैपिटलिस्ट बिग पावर। अब देखो क्या होता है, अब इंडिया में क्या लॉ इतना सख्त नहीं है, सख्त है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना प्रॉपर है नहीं। सरकारें पैसे ले लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन पैसे ले लेता है, और जुडिशरी बहुत स्लो है काम करने में। जुडिशरी लोअर लेवल पे भी ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे भी करप्शन है थोड़ा बहुत, लेकिन हायर जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह, वहाँ से लोगों को काफ़ी मिलते हैं, लेकिन जब तक वहाँ मामला पहुँचता है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, इसलिए कोई भी आदमी जो है इस पछड़े में पड़ता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, इनके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। यही नहीं इंडिया में, पूरे दुनिया की बात बता रहा हूँ आपको। कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग जो है ना पूरी सरकार चलाते हैं, और ब्यूरोक्रेसी ऑफकोर्स, IAS IPS कलेक्टर्स है ना, जो ब्यूरोक्रेसी में सिविल सर्विसेज में है वो सब, तो ये इनका काम है। या फिर नेता लोग जो हैं, ये सब लोगों का काम है कि हम इस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट करें। दैट इज़ वाई इंडिया में इतने सारे मूवमेंट्स हैं, या वर्ल्ड में इतने सारे मूवमेंट्स हैं, क्योंकि जब लोग खुश नहीं रहेंगे, जब लोग दुखी रहेंगे, तो वो विद्रोह करेंगे। ठीक है, वो विद्रोह करेंगे, क्योंकि यार आप देखो कि जैसे दो एरिया हैं, सपोज करो, अज्यूम करना सिचुएशन, आपके पास में एक एरिया, आपका एक एरिया। अब आपका एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन आपके पास का एरिया में इतना डेवलप नहीं है, वहाँ पे झोपड़ी झोपड़ियाँ हैं, आपके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, हाई एजुकेशन है, हाई हेल्थ, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, लेकिन इन वाले लोगों को ये चीज़ें है नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगी और ये लोग आपस में लड़ेंगे, दिखती बात है। तो ये लोग जो होंगे पावरफुल हैं, ये पैसा देके सिस्टम को अपने साथ कर लेंगे और इनको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन शुरू होता है। ठीक है, तो ये कहानी है, बहुत लंबी है, किसी दिन बैठ के अच्छे से सुनाऊंगा आपको। बियॉन्ड दिस हम बुक कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं ज़िंदगी में अपना एक नज़रिया बनाने के लिए, समझने के लिए। नंबर आते रहेंगे सब, आप चीज़ों को समझो। सो एक्सप्लॉइटेशन इज डिवाइडेड इन 2 क्लासेस। एक्सप्लॉइटेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज फॉलोइंग टाइप्स। एक होते हैं गुड और आइटम, और दूसरा होता है सर्विसेज। ठीक है, अब गुड आइटम में क्या है कि भाई आप सब्जी में लेने गए, उसने तौल में प्रॉब्लम कर दी, नीचे कई बार वो लगा देते हैं मैग्नेट टाइप का, या कुछ उसको तोड़ देते हैं, थोड़ा सा टूटा हुआ रहता है पेट जो होता है, या वॉल्यूम मशीन से छेड़छाड़ कर देते हैं। तो आपने 1 किलो सामान मांगा, लेकिन उसने दिया आपको 1 किलो और पैसे पूरे ले लिए। तो ये भी एक समस्या है। तो आप इस तरह से एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। फिर नॉट टू बी एज डिस्क्राइब एज स्पेसिफाइड, मतलब जिस तरह से कोई प्रोडक्ट है उस पर लिखा हुआ है कि सब हम आपको ये चीज़ देंगे, लेकिन आपने जब यूज़ किया तो पाया कि इस तरह से कुछ है नहीं। अब स्कूटी वाले बोल देते हैं कि सब हमको चलाएंगे तो आपको 60 का एमएच देगी, लेकिन हकीकत में देगी 40 की। सबको मालूम है बात, कोई जाता नहीं है, कंपनी क्लेम कर देती है। अब आप जाओगे, प्रूफ करोगे, इतना बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो कोई जनरली इतना करता नहीं है। ठीक है, अब इम्प्योरिटी और एडल्ट्रेशन, अब मिलावट वगैरह कर देते हैं, दूध वाले वगैरह आपको मालूम करते रहते हैं, या घी में, तेल में, हर चीज़ में मिलावट होती है। अब आप बोल रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, सब ऑर्गेनिक हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं तो ऑर्गेनिक नहीं भी है तो भी ऑर्गेनिक नाम से महंगी बेच रहे हैं। ठीक है, तो एडल्ट्रेशन, इम्प्योरिटी डाल देते हैं लोग ताकि एक्स्ट्रा पैसे कमा सकें, टू रिकवर मोर देन फिक्स प्राइस। अब कई जगह जैसे फिक्स प्राइस है किसी चीज़, सर्विसेज की, कोई गुड्स की, तो आपसे ज़्यादा चार्ज वसूल रहे हैं, कुछ रीज़न दे देते हैं वो, तो फिक्स प्राइस से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक्सप्लॉइटेशन का कारण है। लेस इन कैपेसिटी एंड लो इन क्वालिटी देन मेंशन्ड। अब मैंने बताया जैसे कुछ चीज़ें होती है खुली आती है, या तो उसमें आपको जितना आपने मांगा उतना से क्वांटिटी कम दे दी, वे सब हमारे ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहती है, तो इसलिए हम क्वांटिटी कम देते हैं। और फिर क्वालिटी में फ़र्क रहता है, जैसे आपने मांगा अमूल का बटर, उसने आपको दे दिया कोई दूसरा बटर, अमूल का आता है 45 रुपये का, आपको वाली क्वालिटी पसंद है, लेकिन उसने आपको हल्की क्वालिटी दे दी 15-20 रुपये की। तो ये एक प्रॉब्लम है क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। ठीक है, इनसिक्योरिटी ऑफ गुड्स, अब कोई सिक्योरिटी नहीं है गुड्स की। डेलिबरेटली हाइडिंग द डिफेक्ट्स ऑफ क्वालिटी विच आर एक्सपोज्ड ऑन कंजप्शन। अब आप कोई लैपटॉप लेने गए, अब एक समस्या चलती है लैपटॉप के अंदर की, साहब ये समस्या है, या कोई भी प्रोडक्ट लेने के फॉर दैट मैटर,
फ़ोन लेने गए या कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं, जाते रहते हो ना बाज़ार में, आपको मालूम है किस तरह से, जैसे कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का शोरूम है, वो उस ब्रांड की जो डिफेक्ट्स है वो नहीं बताएगा। आप उसके राइवल के पास चले जाओ, मतलब जो उसका अपोजिशन वाला है, जैसे सैमसंग का आप लैपटॉप ले रहे हो, आप डेल वाले के पास चले जाओ, वो आपको उसकी खामी बता देगा। आप डेल वाले का ले रहे हो तो आप सैमसंग वाले या एचपी वाले के पास चले जाओ, वो उसकी खामी आपको बता देगा। सब एक दूसरे की खामी बताएंगे, या नहीं होगी तो भी बता देंगे, और अपनी कोई नहीं बताएगा। और जब आपने यूज़ करा तो आप पाएंगे कि हाँ साहब ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि ये भी एक कारण है हमारा एक्सप्लॉयटेशन का, ये भी एक टाइप है, टाइप गुड्स के अंदर आ गया। अब बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ आइटम, अब वो होता है ना ट्रेडर्स हर्डर्स, अब जो है कि खरीद के अपने घर पे रख लिया अनाज, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा तो उसकी कीमतें बढ़ जाएगी। डिमांड और सप्लाई पे खेल है सारा, डिमांड और सप्लाई पे सारा खेल है। बच्चे चले गए क्या हैं? दो ही आ रहे हैं। बच्चे कहाँ चले गए, समझ नहीं आ रहा क्या? कौन है अभी? चलिए अपन पढ़ते हैं, इसको पढ़ना आ जाएगा। Then by creating artificial shortage of item goods, compelling consumer to buy more product at increased value और poor quality goods। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको बोला कि कुछ ट्रेडर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आर्टिफिशियली शॉर्टेज कर देते हैं आइटम की। अब उनके पास माल है 50 टन, लेकिन वो पब्लिक में दिखा रहे हैं 5 टन, 45 टन उन्होंने स्टोर कर दिया कि सब जब कीमतें बढ़ेगी ना तब हम बेचेंगे। कुछ लोग प्याज को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हर साल 2 बार ऐसा होता है कि प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा आसमान पर छूती है, तो उसके थोड़े दिन पहले ये लोग क्या करेंगे, प्याज को स्टोर कर लेंगे, और जब कीमतें बढ़ जाएगी तब प्याज को निकाल देंगे मार्केट में। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर कंपेयर हो जाएगा। देखो क्या कॉन्सेप्ट है डिमांड और सप्लाई का, मैं समझाता हूँ आपको। सपोज करो आपको ये एक टेप है, ये खरीदनी है। अब आप 10 लोग हो, अब दुकानदार के पास है 5 या 1। पहले आप सब लोग कॉमन लेते थे, आप लोग एक ही लेते थे, तो वो 1 या 2 रखेगा। लेकिन अचानक से आप लोगों की इनकम बढ़ गई। अब आपने कहा साहब मेरे को एक पूरी चाहिए, 10 के 10 लोग ऐसे कर रहे हैं, सबको पूरी ये एक चाहिए। अब दुकानदार के पास 2 ही है। अब दुकानदार के साहब किसको दूँ, इसकी कीमत 10 रुपये है। दुकानदार ने कहा ठीक है साहब ऐसा करो, जो इसकी कीमत मुझे 20 रुपये देगा उसको मैं ले लूँगा, उसको दे दूँगा ये। पर 20 में फिर 3 लोग थे, तो दुकानदार ने थोड़ी कीमत और बढ़ा दी। दुकानदार का ठीक है 25 रुपये आप इसका फिक्स कर लो, 25 रुपये में आप ले लो। ये 25 रुपये में जिसके पास 25 रुपये हैं वो दे के ले लेगा। तो इस तरह से डिमांड और सप्लाई से खेल से इसकी प्राइस इफेक्ट हो गई, क्योंकि डिमांड बहुत थी इसकी, सप्लाई कम थी तो इसकी रेट बढ़ गई। अब सपोज करो उल्टा केस, आप लोग 2 जने हो या 10 जने हो, 10 में से ऐसे ही रोज़ एक प्रोडक्ट रोज़ खरीदते सब जने, सपोज करो एज्यूम कर रहे हैं। अब रोज़ एक जने खरीद रहे हैं। अब आपने ये खरीदा, आप उसको मालूम है भाई 10 बिकेगी। अब पीछे से सप्लाई कम हो गई, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जो भी कारण है, ये कंपनी डेलिबरेटली बेच नहीं दी है उनको। अब ये प्रोडक्ट उसके पास 4 ही बचे, अब आप लोग 10 हैं, तो क्या करोगे? या फिर इस तरह से कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई। चलो अभी मैं आपको एक कोरोना वायरस का एग्जांपल दूंगा, इस टाइम क्या हो रहा है इसके वजह से और अच्छा समझ में आ जाएगा। या इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, 10 खरीदते हो आप, लेकिन इसकी सप्लाई होगी 50। अब कंपनी कह रही है कि साहब इसके प्रोडक्ट घटा दो, क्योंकि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हो अगर बिकेगा नहीं तो हमारे को वैसे भी लॉसेस हो जाएंगे, हमको पैसे भी चुकाने, हमें पैसे चाहिए अभी इमीडिएट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप 10 में बेचते हो उसको 8 रुपये में बेच दो, ठीक है। अब देखो अभी क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस के कारण दुकानें जल्दी बंद हो रही है, तो आप देखो शाम के टाइम अगर आप दूध लेने जाओगे तो जो दूध 40 रुपये का बिक रहा है ना रोज, वो 30 रुपये का या 25 रुपये का ही बिकेगा, छोटे का दूध। अब जाते हो ना लेने के लिए, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है 5 बजे मार्केट बंद, 6 बजे मार्केट बंद, उसके बाद मेरा दूध सारा वेस्ट हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि ठीक है साहब नहीं कमाएंगे या कम कमा लेंगे, 20 रुपये की हमें कॉस्टिंग पड़ रही है, 18 रुपये कॉस्टिंग पड़ रही है, हम 25 रुपये में भेज तो भी थोड़ा बहुत कमा लेंगे, कम कमा लेंगे।
या डीसी में बेच देंगे। पूरा नुकसान होने से अच्छा थोड़ा नुकसान कर लिया। तो इस तरह से आर्टिफिशियली प्राइस अब ज़्यादा होती रहती है। अब आपको समझ में आ गया कि वापस समझाऊं? बेटा समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या किसी को? ओके, सी रिया कुमारी जी को आ रहा है समझ में। चलिए, मेरे को लगता है बाकी को भी आ रहा होगा। चलो, ये पॉइंट समझ में आ गया। 8th वाला, बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ आइटम। तो आर्टिफिशियली हम लोग शॉर्टेज ऑफ आइटम कर रहे हैं, गुड्स कर रहे हैं, जबकि है नहीं एक्चुअल में। और हम कंपेल कर रहे हैं कंज्यूमर को, मतलब मजबूर कर रहे हैं कि वो मोर प्रोडक्ट बाई करे एट इंक्रीज वैल्यू। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट जो है 10 रुपये का है तो 15 रुपये में खरीदे, 20 रुपये में खरीदे। तो हम इस तरह से लोगों को मजबूर कर रहे हैं, या हम पुअर क्वालिटी बेच रहे हैं। अब तो कोरोना वायरस में आपने देखा ही होगा एग्जांपल्स, काफ़ी सर्विसेज जो पहले नहीं बिक रही थी वो, या काफ़ी क्वालिटी जो चीज़ें थी वो नहीं बिक रही थी, वो बाद में बिकने लग गई क्योंकि लोगों के ऑप्शन नहीं थे। तो सर्विसेज, अभी हमने बात करी गुड्स की, अब हम बात करेंगे सर्विसेज की। अब आपने सर्विस बुक कर दी कि साहब हमको ना कुछ भी सर्विस मान लो कि साहब हमको क्लीनिंग करानी है घर की, है ना। लेकिन आपने सबसे बढ़िया एजेंसी देखी कि कौन सी है, और आपने डिसाइड किया कि हम पैसे ज़्यादा लगे लेकिन इससे करवाएंगे, पेंट करवाना है या सफाई करवानी है, इससे करवाएंगे इस कंपनी से। लेकिन आपने पैसा पूरा दे दिया और सर्विस बराबर दी नहीं उन्होंने आपको, ठीक है। सो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, यस, टाइमली सर्विस नहीं मिल पाई, तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो ये सब हम एक्सप्लॉयटेशन के एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि किस तरह से आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर। यू हैव टू थिंक इनसिक्योर रिडम्पशन ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज जो हैं दे रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी नहीं दे रहे, सिक्योर सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं आपको। आपने कैब सर्विस ली, अब कैब ड्राइवर कैसा है क्या है, या आप जहाँ सर्विस कर रहे हैं तो जो सर्विस आप ले रहे हैं उसमें आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, इनसिक्योर है, मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ गारंटी नहीं है। डैमेज टू फैसिलिटी और एडवांटेज, या कोई फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो रही है, सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो जहाँ से मिल रही है, जैसे आपने फ्लैट लिया और लिफ्ट सर्विसेज आपको देनी थी, लेकिन वो लिफ्ट आप उन्होंने अच्छी तो क्वालिटी की नहीं लगी, वो ख़राब हो गई, डैमेज हो गया उसका जल्दी से, तो ये भी एक्सप्लॉयटेशन हो गया। और कॉज फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल लॉसेस एक्सेट्रा। अब उसने ख़राब सर्विसेज दी, इसके कारण आपका फिजिकली, मेंटली या इंटेलेक्चुअल लॉस हो गया। सपोज करो आपको पढ़ना था, आपके एग्जाम थे, अब गाड़ी वाला मानने लगा, वो आड़ू था, उसने कहा सर मैं तो गाड़ी चलाऊंगा, तो वो आपको प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रहा है, आपका मेंटली माइंड सेट खराब कर दिया, और आप जो पढ़ सकते थे वो भी नहीं पढ़े, और जो पढ़ा हुआ था वो थोड़ा और बहुत और भूल गए, तो इससे आपके एग्जाम में नंबर कम आ गए। तो ये आपके मेंटल लॉस भी हुआ और इंटेलेक्चुअल लॉस भी हो गया। अब नंबर कम आए, घर वाले ने देखा कि सब नंबर कम आए हुए हैं, स्कूल वालों ने देखा नंबर कम आए हुए हैं, अब उन्होंने आपको धो दिया घर पे जाते ही, तो ये आपका फिजिकल लॉस भी हो गया साहब। समझ गए, मजाक की बात है लेकिन आप मतलब समझा रहा हूँ आपको कि फिजिकल लॉस हो गया। सपोज करो कि अब एम्बुलेंस वगैरह सर्विस चल रही है, अब उसकी एम्बुलेंस ख़राब हो गई, सर्विस आपको प्रॉपर मिल नहीं पाई, कुछ कारण हो गया, आप नहीं पहुंच पाए टाइम पे, तो आपका पैर काटना पड़ गया, फिजिकल लॉस हो गया आपको, ठीक है। इस तरह से बात कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना।
अब हम कंज्यूमर राइट के बारे में पढ़ेंगे, भी इंपॉर्टेंट है। अभी देख लो एक बार, कुछ समझ में नहीं आया तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद गेट बेल इन दुमका ट्रेजरी केस। वाह भाई वाह, बेल मिला थी इसको। चारा घोटाला किया था लालू ने, याद है? हाँ बच्चों, ये देख लो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो, नहीं तो आगे चलते हैं। बोलो बोलो, मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़े। कंटिन्यू सर, ओके फाइन, जल्दी मैसेज कर दिया करो यार। देन कंज्यूमर राइट्स, सो कंज्यूमर के क्या अधिकार हैं वो हम बात करेंगे। जैसे आपने ये इसके बारे में पढ़ा था क्या पहले, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट मतलब बेसिक मौलिक अधिकार, उसी तरह से कंज्यूमर राइट्स होते हैं, यानी उपभोक्ता के अधिकार, ठीक है। So consumers protection area is considered to start from the Sale of Goods Act 1930, after which Consumer Protection Act 1986 was passed. तो भाई सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया था, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। तो यहाँ से हम कंज्यूमर राइट की शुरुआत मान सकते हैं, ठीक है। और द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट टू द कंज्यूमर। अब भाई जाहिर है, नाम से पता लग रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर को बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया। तो इसमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट टू द कंज्यूमर्स है कि हम जो है कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देने का चाहते हैं, या हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ताकि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका जो पैसा है ख़राब ना हो, और उनको जो सर्विसेज या गुड्स डिज़ायर हैं वो अच्छी क्वालिटी के उनको मिल सकें, अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिल सकें, अच्छी क्वालिटी के सर्विसेज मिल सकें, ठीक है। तो अब आप देखो कि आपको भी मालूम है कि जिस चीज़ में कंपटीशन होगा वहाँ एफिशिएंसी होगी। अब पहले आपको सर्विसेज मिल रही थी ख़राब, अचानक से जियो आया, तो कंपनियां पहले 250 रुपये में 1 GB या 1.5 GB नेट, 2 GB नेट दे रही थी पूरे महीने का। जियो कहता नहीं साहब, ये रेट बहुत ज़्यादा है, हम आपको पर डे 1.5 GB नेट देंगे कम से कम। आपने कहा बहुत अच्छी बात है साहब, आप लोग जियो में ट्रांसफर हो गए सारे के सारे। तो इस तरह से इंटरेस्ट या बेनिफिट आपका हुआ। सो अगर कंपनी कुछ गलत करती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। The provision of the following power has been made to conserve the enhance the consumption of consumer in section 6 of 1986. अब enhance मतलब कि बढ़ाना क्या बढ़ाना, consumption of consumers in section 6 of, अब देखो पावर दी गई है कुछ ताकि एक्सपीरियंस बढ़ जाए यूजर्स का या बेनिफिट हो कंज्यूमर्स का और एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सेक्शन 6 ऑफ 1986 एक्ट यानी कंज्यूमर एक्ट 1986 में ये चीज़ दी गई है। अब राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्कैरसिटी ऑफ गुड्स, पहला क्या है इसमें पॉइंट कि राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्कैरसिटी ऑफ गुड्स। इसका क्या मतलब है? कंज्यूमर हैव द राइट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट marketing of goods and services that create risk to their life and property. Example, adulterated items are dangerous for life and low quality के सामान is dangerous for life and property. अब ये कह रहे हैं कि सब कंज्यूमर को ना राइट है, अधिकार है, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके अगेंस्ट किसके आइटम्स के, अगेंस्ट दोज गुड्स एंड सर्विसेज जो उनकी लाइफ को रिस्क पर डाल रही है, उनकी प्रॉपर्टी को रिस्क पर डाल रही हो। अब कोई सर्विस दे रहा है या कोई सामान बेच रहा है, वो सामान आप घर में लगा रहे हो सपोज करो, और उसके कारण आपका जो है लॉस हो गया या आपकी लाइफ डेंजर में आ गई क्योंकि उसने ख़राब क्वालिटी का सामान दिया और वो छत गिर गई आपके सर पे, आपकी मृत्यु हो गई। अब आपके घर वाले चाहें तो कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, या
दूध बेच रहा है या कोई सामान बेच रहा है, ड्रिंक्स बेच रहा है, उसमें मिलावट कर दी और उस मिलावट के कारण आपकी जान चली गई या आपके साथ कोई गलत हो गया, कुछ लॉस हो गया आपको, या आपकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज हो गया, तो ये कुछ भी अगर होता है, ख़राब क्वालिटी के कारण आपकी दीवार गिर गई, आपका हाथ टूट गया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, लाइफ का नुकसान हुआ, तो इस तरह से कुछ भी नुकसान होता है तो ये इसके अगेंस्ट राइट देता है, अगेंस्ट अधिकार देता है कि हमारा प्रोटेक्शन हो सके। कौन देता है? कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर एक्ट 1986, ठीक है। सेकंड, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब ये कह रहा है कि सब कंज्यूमर को जो ना राइट टू इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम प्रोड्यूसर सेलर्स, किसके रिगार्डिंग, कि भाई जो सर्विसेज बना रहा है, सपोज के बैग बना रहा है तो बैग का प्रोड्यूसर हो गया, या कोई सर्विसेज दे रहा है LIC की या जीवन बीमा निगम की, तो उसकी सर्विसेज दे रहा है, तो उनके खिलाफ या उसके साथ कंज्यूमर के क्या राइट एसोसिएटेड है, इसमें हम ये बात करेंगे। तो कंज्यूमर हैज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को क्या अधिकार है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन रखे, मतलब किस चीज़ की प्रॉपर्टीज एंड क्वांटिटी, एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस विद द गुड्स और आइटम ऑन परचेजिंग। तो ये कह रहा है कि सब हमको अधिकार है जानने का कि आप प्राइसेस स्टैंडर्ड क्या रखते हो, है ना, चीज़ सही है कि नहीं है, और प्रॉपर्टी आपने ली है तो प्रॉपर्टी का बारे में कोई डिस्प्यूट है या नहीं है, क्वांटिटी कितनी बेच रहे हो आप उनको, वो सब चीज़ों का कोई डिस्प्यूटेड तो नहीं है या कोई एडिटेड तो नहीं है, वो सब जानने का आपको अधिकार है, ठीक है। और राइट टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड एट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव प्राइस for the benefit of consumer, various types of good or items supplied by government and the authorities at different prices in the market so that consumer can buy goods of their choice and monopoly of good can be eliminated। अब देखो सीधी सी बात है कि अगर आप एक दुकान होगा, मैंने आपको क्लास में भी एग्जांपल दिया हुआ, एक ही दुकान रहेगी तो आप कंपटीशन नहीं होगा और वो मनमानी चीज़, मनमानी क्वालिटी बेचेगा, मनमानी दुकान चीज़ पैसे आपसे ले लेगा। लेकिन अगर 4 दुकान होगी, कंपटीशन होगा तो एफिशिएंसी आएगी सिस्टम के अंदर। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लाई, इसमें क्या लिखा है, गुड्स एंड आइटम सप्लाइड बाय गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज एट डिफरेंट प्राइस इन द मार्केट। तो गवर्नमेंट और अथॉरिटीज और प्राइवेट वाले सब मिल मिला के अलग अलग तरह की चीज़ें देते रहते हैं, सस्ती महंगी, क्वालिटी भी अलग अलग होती है सबकी, ताकि आप चूज़ कर सकें, आपको चूज़ करने का अधिकार है ना, और किसी एक की मोनोपोली इस्टेब्लिश ना हो पाए, क्योंकि अगर एक आदमी की मोनोपोली एक बार इस्टेब्लिश हो गई, भले ही वो हमें कितना सस्ता दे रहा हो, भले अंबानी कितना सस्ता हमको प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन अगर उसने एक बार ऐसी मोनोपोली क्रिएट कर ली तो फिर मनमाना दाम से हमको सामान बेचेगा। देन राइट टू हियरिंग बिफोर पेपर फॉर प्रॉपर फोरम्स। अब एक नेशनल काउंसिल है, उसके पर ये निर्णय जिम्मेदारी डाली गई है कि वो अश्योरेंस दे कंज्यूमर को दैट दे विल हैव द राइट टू बी हर्ड बिफोर अप्रोप्रिएट फोरम। तो वो कह रहे हैं कि साहब कंज्यूमर को ऐसा बताओ कि आपको अप्रोप्रिएट फोरम में राइट दिए जाएंगे सुनने के, कि आपकी कोई जो भी शिकायत वगैरह है उसके लिए हम एक अप्रोप्रिएट फोरम बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि आप अपनी समस्या बताइए, एंड सच फोरम विल गिव अटेंशन एंड कंसिडरेशन टू द कंज्यूमर। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब कुछ तरह के फोरम्स बनाने पड़ेंगे हमको इसके लिए, है ना। अब राइट टू रिसीव रिवॉर्ड अगेंस्ट अनएथिकल एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मैंने आपको बताया, इतना डेफिनेशन दी, इतनी सारी चीज़ें एग्जांपल्स दिए ऊपर अभी आपके बुक में लिखे हुए हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब आप समझ गए। अब एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, एक अनएथिकल प्रैक्टिस होती हैं। एथिकल प्रैक्टिस मतलब जो जैसे जो भी आपका पेशा है, हर पेशे की अपनी एथिक्स होते हैं, तो उसके अगर विरोध में जाके अगर आप कुछ कर रहे हैं, कंज्यूमर के साथ गलत कर रहे हैं, तो उसका प्रोटेक्शन हम आप कंज्यूमर को देते हैं। जैसे सेक्शन 36 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ गिवन कंज्यूमर्स द राइट टू रिसीव रिवॉर्ड अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इमोरल ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। मतलब इमोरल ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और आपने इसकी कंप्लेंट कर दी कि भाई साहब ये जो है चीज़ क्योंकि इस दुकान एरिया में अकेला है और अकेली दुकान है इसकी, और ये हमारे को अननेसेसरी हाई प्राइसेस में चीज़ें बेच रहा है, या क्वालिटी ऑफ फूड उसने ख़राब कर रखा है जिससे हमारी लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमारे को डिजीज़ लग सकते हैं, तो आप जाके उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, राइट टू रिसीव रिवॉर्ड अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इमोरल ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो अगर आप जैसे किसी को इस तरह से करने से रोकते हैं और एक्सप्लॉयटेशन करने से रोकते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को, संस्थान को,
तो आपको अवार्ड भी रिसीव हो सकता है, ठीक है। अब राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, अब एनसीसी नेशनल कंज्यूमर काउंसिल हैज बीन गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द कंज्यूमर। तो एजुकेशन दो कंज्यूमर को कि साहब आप किस तरह से इस चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हो कि कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, आप जान कैसे सकते हो कि आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एनसीसी के बताने की जिम्मेदारी है। वंस द पीपल आर सेंसिटाइज्ड टू देयर राइट दे कैन फील एम्पावर्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बाय द मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स। एक बार लोग सेंसिटाइज हो जाएं अपने राइट्स के कारण के लिए कि भाई हाँ ये राइट्स हैं, उनको पता लग जाए, अवेयरनेस हो जाए, उसके बाद उन लोगों को एम्पावरमेंट लगेगी। वो लोग सोचेंगे हाँ भाई हम एम्पावर हो गए हैं, क्योंकि हम अपने एक्सप्लॉइटेशन अगर होता है तो हम जान सकते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स। अब जैसे आप यूएस वगैरह में देखो या यूरोपियन कंट्रीज में देखो, वहाँ पर आप देखोगे कि छोटा सा अगर कुछ खाने के अंदर खाना है कोई और कुछ छोटा सा कुछ इसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ गया जो खाने लायक नहीं है, तो वो लोग केस फाइल कर देते हैं कोर्ट में जाके, और काफ़ी लंबा अमाउंट उनको चुकाना पड़ता है। इसलिए आप देखो, आप कभी फॉरेन घूमने जाओगे तो सर्विसेज आपको एक नंबर मिलेगी, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कई बार ऐसे वीडियो वायरल हो गए कि डिलीवरी बॉय आ रहा है और वो रास्ते में खाना खा रहा है उसका जो हमने मंगाया है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि कहीं खाया हुआ तो नहीं है। तो ऐसा होता रहता है इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लोग एम्पावर फील नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिलेस बहुत हैं, और न्याय अगर समय पे ना मिले ना तो न्याय नहीं, एक तरह से न्याय नहीं मिला आपको। तो न्याय मिलने के लिए बहुत ज़रूरी कि समय रहते न्याय मिल जाए या समय पे न्याय मिल जाए, ठीक है। अब है कंज्यूमर ड्यूटीज़। अब भाई आपको राइट्स दिए हुए हैं, आपको अधिकार दिए हुए हैं कि आप अप्रोप्रिएट फोरम में जाके रजिस्टर करें कंप्लेंट, जानने का अधिकार है, और मतलब कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, ये सब आपके अधिकार हैं कि साहब आपको बेटर क्वालिटी ऑफ चीज़ मिले। तो आपकी कुछ ड्यूटी भी बनती है। अब ड्यूटी क्या क्या है, जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, उसी तरह से हमारे पास कंज्यूमर ड्यूटी है। और पहला क्या है, पहला से आपको चीज़ लेते हो तो आप उसका पेमेंट ही रिसिप्ट लो। अब आप लोग भी अपना टैक्स बचाने के चक्कर में रिसिप्ट नहीं लेते हो, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब ये नेसेसरी है कि ओपन गेट द रिटर्न और वर्बल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गुड आइटम। अब आपको लगता है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो किसी चीज़ की क्वालिटी किस तरह की है, तो आप रिटर्न में या वर्बली आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको ये जानने का अधिकार है, तो आपको लेनी चाहिए। बिना जाने आप खरीद रहे हैं तो बाद में आप रो रहे हैं कि एक्सप्लॉइटेशन का, तो गलत है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे पूछें, नहीं बताया तो उसकी गलती है, लेकिन आप पूछेंगे सही। देन फोकस ऑन कैटेगराइजेशन एंड क्वालिटी मिक्स। तो मैंने आपको बताया था ISI, AG, ISO, FPO, ECO, ये अलग अलग सर्टिफिकेशन हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मार्क है, ISI है, कोई एक प्रोडक्ट मार्क है कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन का है ये प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट क्वालिटी हमारे यहाँ बनती है, तो कोई उस क्वालिटी को अपने नाम से ना बेच सके, तो इसीलिए GI टैग दिया गया है, ठीक है। और इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द गुड्स एंड सर्विसेज इमीडिएटली फ्रॉम द सेलर एंड डिमांड कंपनसेशन फ्रॉम द लॉसेस। अगर कोई डिफेक्ट है गुड्स एंड सर्विसेज में तो आप सेलर को इन्फॉर्म करिए और उससे कंपनसेशन मांगिए, ठीक है। और ये आपकी जिम्मेदारी है, अब नहीं मांग रहे हो तो बाद में आप कह नहीं सकते, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। कलेक्ट डॉक्यूमेंट एंड टेस्टिमोनीज फॉर कंफर्मेशन ऑफ देयर कंप्लेंट। अब आपने कंप्लेंट वगैरह लिखाई है तो उसका टेस्ट कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लीजिए, कोई प्रूफ लीजिए कि हाँ भाई हमने इस तरह की कंप्लेंट लिखाई है। इफ द मैन्युफैक्चरर सेलर डज नॉट पे अटेंशन टू द कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर, अगर वो आपका सीधे सीधे काम नहीं कर रहा है, कंप्लेंट नहीं मान रहा है, तो आप जाके कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दीजिए उसके ऊपर, ठीक है, उसकी रिपोर्ट कर दीजिए। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक ही कर लेते हैं, आज काफ़ी लंबा चैप्टर है, बाकी थोड़ा कल या शाम को कर लेंगे, है ना, ये बहुत लंबा हो गया चैप्टर। यहाँ तक कर लेते हैं, बाकी आगे बाद में करेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, थैंक यू, आगे बाद में कर लेंगे। ओके।